इस रात का अंधेरा कुछ और ही कहानियां लेकर आया है। क्या आप तैयार हैं उस भयावह सत्य का सामना करने के लिए जो सदियों से इस जंगल के अंधेरों में छिपा है? नर पिशाच की वो चीखें जो हर आत्मा को चीरती हैं और वो खून की प्यास जो कभी बुझती नहीं। आज की ये कहानी आपको उस रहस्य की ओर ले जाएगी जहां से लौटना नामुमकिन है। क्या होगा जब इंसान और तांत्रिक शक्ति आमने सामने होंगे? क्या आप इस भयावह अंत का सामना कर सकते हैं? तो स्वागत है भूतिया कहानियों की इस कड़ी में। यह है कहानी उस नर पिशाच की जो अब तक किसी के वश में नहीं आया। क्या आप तैयार हैं? इस अंधेरी रात में डर आपका पीछा करेगा, वो आत्मा जो कभी शांत नहीं होती। उस रात पूर्णिमा की रात थी और हवा में फाल्गुनी रंग बिखरा हुआ था। आसमान में गोल थाली जैसे चांद को देखकर रत्माजी किशोर कुमार के गीत गुनगुनाते हुए अपनी प्यारी नाव लेकर किनारे की ओर लौट रहा था। आज उसका मन भी रंगीन हो गया था। कई दिनों के बाद आज रत्माजी की नाव मछलियों से भरी थी। इन मछलियों को बेचकर जो पैसा आएगा उससे इस महीने का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। मछलियां पकड़ने के बाद जाल समेटते समेटते चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन आज रतन माझी को लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। खुश मन से वह गंगा के ऊपर धीरे धीरे चप्पू चलाते हुए नाव खींच रहा था। काले गहरे पानी पर पूर्णिमा के चांद की परछाई पड़ रही थी, जिससे चारों ओर उजाला हो गया था। किनारे पर पहुंचते ही उसने देखा कि पॉल्टू खड़ा हुआ था। इतने मछलियां देखकर उसने पहले ही अपने भतीजे पॉल्टू को बुला लिया था ताकि मछलियों को किनारे तक ले जाने में मदद मिल सके। आखिरकार उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी थी और अब वह पहले जैसा ताकतवर नहीं था। पॉल्टू ने नाव को किनारे खींचकर उसे खूंटे से बांध दिया। मछलियों को चादर में लपेटकर रत्नमाझी ने एक गठरी अपने सिर पर रखी और दूसरी गठरी पॉल्टू के सिर पर। काका जल्दी चलो, इतना रास्ता जंगल के अंदर से गुजरना है, बहुत रात हो गई है। पॉल्टू ने रत्नमाझी को तेजी से चलने के लिए कहा। सामने करीब 4 मील का रास्ता था जो एक घने जंगल के बीच से गुजरता था। उस रास्ते के पार आनंदपुर गांव शुरू होता था और उसके बाद और 1 मील चलकर रतन माझी का घर। रात में हिंसक जानवरों के डर से गांव का कोई भी व्यक्ति उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। ऊपर से गांव में भूत प्रेत का डर भी था। करीब 20 साल पहले इसी जंगल में एक जंगली कुत्ते ने रतन माझी पर हमला किया था, जब वह एक रात मछलियां पकड़कर लौट रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन उसने लड़ाई करके उस कुत्ते को मार डाला और अपने कंधे पर लाद कर घर लौट आया। उस घटना के बाद उसके शरीर पर घाव के निशान अब भी थे, पर उस दिन के बाद से उसे इस जंगल से डर नहीं लगता था। केवल रतन माझी ही था जो इस घने अंधेरे में उस जंगल से गुजर सकता था। रतन माझी मछलियों की गठरी सिर पर रखे, एक हाथ में टॉर्च जलाए और गाते हुए आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे पॉल्टू भगवान का नाम जपते हुए डर के मारे चल रहा था। जब उन्होंने लगभग 2 मील का रास्ता पार कर लिया था, तभी अचानक रतन माझी गाना बंद करके रुक गया। क्या हुआ काका, क्यों रुक गए? पॉल्टू ने घबराते हुए पूछा। रतन माझी ने तुरंत अपने मुंह पर उंगली रखकर पॉल्टू को चुप रहने का इशारा किया और धीरे से कहा, तूने कोई आवाज सुनी? जैसे किसी के कदमों की आवाज। पॉल्टू ने डर भरी आवाज में कहा, नहीं काका, कुछ नहीं सुना। ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर पास में है। मैंने सूखी पत्तियों पर चलने जैसी तेज आवाज सुनी, जैसे कोई भारी शरीर वाला जानवर तेजी से गुजर रहा हो। रतन काका ने कहा और टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाने लगा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। रात में ऐसी आवाजें और तेज लगती हैं। हो सकता है कोई कुत्ता या सियार हो। जल्दी चलो काका, अभी भी बहुत रास्ता बाकी है, पॉल्टू ने कहा और रतन माझी के हाथ से टॉर्च लेकर आगे बढ़ने लगा। रतन माझी भी बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पॉल्टू लगभग भागते हुए कदम बढ़ाकर जंगल को पार करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार जब वह जंगल से बाहर निकला तो उसने राहत की सांस ली और पीछे मुड़ते ही देखा कि काका गायब थे। पॉल्टू ने टॉर्च की रोशनी जंगल की ओर घुमाई और कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन रतन माझी कहीं नजर नहीं आया। अचानक पॉल्टू का पूरा शरीर डर के मारे ठंडा हो गया। वह जोर से चिल्लाने लगा, काका
काका। लेकिन करीब 15 मिनट तक चिल्लाने के बाद भी जंगल से कोई जवाब नहीं आया। डर के मारे पॉल्टू मछलियों की गठरी वहीं छोड़कर घर की ओर भाग निकला। घर पहुंचते ही रतन माझी की पत्नी संध्या रानी ने पूछा, क्या हुआ पॉल्टू, तू इतना हाफ क्यों रहा है? तेरे काका कहां हैं? मुझे नहीं पता, वह मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने जंगल पार किया और पीछे मुड़कर देखा, काका वहां नहीं थे। मैंने बहुत देर तक इंतजार किया और कई बार उन्हें आवाज लगाई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। पॉल्टू ने कहा और रोने लगा, हे भगवान, ये कैसी विपदा आ गई? जंगल से तेरे काका नहीं लौटे? अरे कोई है, जल्दी आओ, संध्या रानी ने चिल्लाते हुए कहा। पास के मंदिर के आंगन में गांव के विशु, तपन, राणा और केष्टा ताश खेल रहे थे। संध्या रानी की चीख सुनकर वे दौड़ते हुए आए। विशु ने पूछा, क्या हुआ काकी? अरे तेरे काका मछलियां पकड़कर जंगल से लौट रहे थे। पॉल्टू उनके साथ था, लेकिन इस नालायक को ध्यान ही नहीं रहा कि तेरे काका पीछे नहीं आ रहे। 1 घंटा हो गया और अब तक वह घर नहीं लौटे। मेरा मन कह रहा है कि कुछ अनहोनी हो गई है। रतन माझी की पत्नी रोने लगी। विशु और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उस घने जंगल में इतनी रात को जाने की हिम्मत उनमें से किसी की नहीं थी। फिर भी उन्होंने संध्या रानी को दिलासा दिया और तपन ने कहा, ठीक है काकी, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तपन, विशु, राणा और केष्टा गांव के बाकी लोगों को बुलाने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद गांव के 10 लोग लाठी और टॉर्च लेकर हल्ला मचाते हुए जंगल में प्रवेश कर गए। उन्होंने उस जगह तक जाकर देखा जहां तक पॉल्टू और रतन माझी आए थे, लेकिन रतन माझी का कोई पता नहीं चला। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब सुबह के उजाले में ही खोज करना उचित होगा। रात में कुछ करना बेकार था। लौटते समय विशु और उसके दोस्तों ने थाने में जाकर रतन माझी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन उन्हें पता था कि पुलिस से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि थाने में सिर्फ 2 सिपाही और 1 अधिकारी था, जो रात में जंगल में जाने को तैयार नहीं थे। बड़े बाबू ने साफ कह दिया कि सुबह से पहले कुछ नहीं किया जा सकता। उस रात पूरे गांव के लोग बेचैनी में रहे, क्योंकि रतन माझी एक ईमानदार और अच्छे इंसान थे। खासकर पॉल्टू खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसके माता पिता के मरने के बाद काका ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और अब वह उनके साथ रहते हुए भी उन्हें खो चुका था। अगली सुबह थाना प्रभारी, 2 सिपाही, विशु और गांव के लगभग 30 लोग जंगल में घुसे। करीब 2 घंटे की खोजबीन के बाद पॉल्टू अचानक चिल्लाया, वो देखो, काका की मछलियों की गठरी उस झाड़ी के पास पड़ी है। सभी लोग उसी झाड़ी की तरफ भागे और खोज शुरू की। 5 मिनट बाद सबसे पहले विशु को एक कटी हुई उंगली नजर आई। फिर कुछ दूर और बढ़ते ही उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। चारों ओर खून फैला हुआ था। एक बड़ के पेड़ के नीचे एक आधी खाई हुई टांग और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे, और रतन माझी का कटा हुआ सिर एक झाड़ी के ऊपर अटका हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें भयानक डर की छाप साफ नजर आ रही थी, मानो मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जिससे वह बुरी तरह डर गया था। वह दृश्य देखते ही पॉल्टू वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। दरवाजे की घंटी 2 बार बजकर रुक गई। जैसे ही अरुण ने दरवाजा खोला, सामने अमित खड़ा था। अरुण मुखर्जी और अमित ताल्लुकदार दोनों बचपन के गहरे दोस्त थे। कोलकाता के मानिकतला इलाके में दोनों के घर पड़ोस में थे। अरुण एक कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर थे और अमित एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन। दोनों की उम्र लगभग 33 साल थी। दोनों के बीच अधिकतर बातें तो मतभेद पर ही खत्म होती, इसलिए अक्सर झगड़े भी होते रहते थे। लेकिन एक बात में उनकी सोच एक थी, नई जगहों को एक्सप्लोर करना और शादी न करने की कसम। इस कहानी का समय 2001 का है। क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह किस खुशी में? अभी तो चाय भी नहीं पी है। कहते हुए अरुण ने दरवाजे को खुला छोड़ दिया और चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ गया। अमित एक अखबार हाथ में लिए और चेहरे पर मुस्कान ली कुर्सी पर बैठते ही बोला, आज अखबार में एक कमाल की खबर आई है। आज मैं जो बात इतने दिन से कह रहा था उसका सबूत इस अखबार में है।
लो, सुबह सुबह फिर शुरू हो गई तेरी बेवकूफी भरी बातें, अरुण ने कहा और फिर से चाय पीने लगा। अमित ने कहा, आज मैं कोई बेवकूफी की बात नहीं कर रहा। पहले ये सुन कि इस अखबार में क्या छपा है। हेडलाइन देख, आदमी खोर की दस्तक। मुर्शिदाबाद के आनंदपुर नामक गांव में परसों शाम को एक मछुआरा गंगा से मछली पकड़कर वापस घर आ रहा था। गांव से नदी तक का रास्ता 4 मील के घने जंगल से होकर गुजरता है। उस जंगल से गुजरते वक्त अचानक वह गायब हो गया। रात भर खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन पुलिस और ग्रामीणों ने पूरे जंगल में तलाश की और उसकी आधी खाई हुई लाश और कटा हुआ सिर एक झाड़ी में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ अजीबोगरीब बातें सामने आईं। किसी अज्ञात हिंसक प्राणी ने यह हमला किया था। शरीर पर जो नाखून के निशान मिले वे किसी जानवर के नाखूनों से मेल नहीं खाते और विशेषज्ञों के अनुसार उस जंगल में ऐसा कोई शिकारी जानवर नहीं है जिसे हम आदमखोर माने, जैसे कि बाघ या शेर। अब पूरे गांव में डर का माहौल है। पुलिस ने उस जंगल में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है और जिलाधिकारी खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने जल्द ही असली सच्चाई सामने लाने का आश्वासन दिया है। यह खबर पढ़कर अमित ने अखबार अरुण की ओर बढ़ा दिया। अरुण ने थोड़ा गौर से देखा और बोला, मुझे लगता है कि यह कोई गढ़ी हुई कहानी है। इसके पीछे कुछ और ही राज है। अगर सच में कोई आदमखोर होता तो अब तक और भी लोग और जानवर गायब होते। अमित ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, यह पहली घटना नहीं है। क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? मैंने तो कभी इस तरह की खबर नहीं पढ़ी। अरुण ने थोड़ी हैरानी से पूछा। अमित ने गला साफ करते हुए कहा, तो सुन, एक दिलचस्प कहानी। कुछ महीने पहले हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को फिर से सजाया जा रहा था। उस दौरान 100-200 साल पुरानी कुछ दुर्लभ किताबें मिली। उनमें से एक किताब बेहद अजीब थी, नरपिशाच की दास्तान। ये एक अनजान लेखक चंद्रदेव राय द्वारा लिखी गई थी। मैं पूरी किताब एक ही रात में पढ़ गया। इस किताब में प्राचीन काल से लेकर 1910 तक की दुनिया भर की नरपिशाच घटनाओं का जिक्र था। लेखक ने इस पर गहन अध्ययन किया था। उसमें से 2 घटनाएं मैं तुझे बताता हूं। एक घटना लगभग 244 साल पहले की है, जब प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला की हार के बाद बचे हुए सैनिक अपने घर लौट रहे थे, लेकिन जिस जंगल का आज अखबार में जिक्र है, वहां से गुजरते समय कुछ सैनिक लापता हो गए। उस समय इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद जब गांव के एक व्यक्ति ने जंगल में लकड़ी काटते वक्त कुछ आधी खाई हुई लाशें और कटी हुई हथेलियां देखीं, तो बात फैल गई। अंग्रेजों ने जांच के लिए 3 लोगों की टीम भेजी, लेकिन उनमें से 2 भी गायब हो गए। तीसरा किसी तरह बचकर लौटा और उसने बताया कि उन्होंने जंगल में एक विशालकाय नरपिशाच देखा था। अरुण चुपचाप सुन रहा था। अमित ने जारी रखा, ऐसी ही एक घटना 100 साल बाद फिर से उसी जंगल में हुई, जब फिर से कुछ लोग मारे गए और उनके शरीर के हिस्से मिले, लेकिन इस बार भी कोई खास सुराग नहीं मिला। लेखक के अनुसार नरपिशाच शैतान के दास होते हैं। वे नर्क से बाहर आते हैं और लोगों को मारकर नर्क में खींच ले जाते हैं। अरुण ने कहा, तू पढ़ा लिखा आदमी है, तुझे क्या सच में लगता है कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई जगह होती है? मैंने अब तक भारतीय इतिहास का काफी अध्ययन किया है, पर मैंने ऐसी किसी घटना का जिक्र कहीं नहीं पढ़ा। लगता है लेखक भी तेरे जैसे कल्पनाशील रहा होगा। अमित ने जवाब दिया, असंभव कुछ भी नहीं होता, तू बायस्ड है। और इस किताब के अलावा 1920 में भी एक अखबार में ऐसा कुछ छपा था। अरुण ने कहा, चल मान लिया कुछ तो राज है उस जंगल में, लेकिन नरपिशाच है या नहीं, ये मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक अपनी आंखों से न देख लूं। अमित बोला, अगले महीने दुर्गा पूजा है, चल मुर्शिदाबाद चलते हैं। मैं भी बहुत दिनों से कहीं नहीं गया। अच्छा सुझाव है, अरुण हंसते हुए बोला। रात के करीब 10:30 बजे लगभग 30 मिनट की देरी से भागीरथी एक्सप्रेस मुर्शिदाबाद स्टेशन पर पहुंची। जैसे ही अमित और अरुण ट्रेन से उतरे, उन्हें देखकर साजिद बड़े मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। सर, कैसे हैं आप? साजिद ने अरुण से कहते हुए तुरंत उनका बैग उठा लिया।
साजिद अरुण का कॉलेज का छात्र था और हाल ही में इतिहास में मास्टर्स कर चुका था। उसका घर मुर्शिदाबाद के हजारद्वारी के पास ही था। अरुण थोड़ा असहज होते हुए बोला, अरे सिर्फ एक ही बैग है, मैं खुद ले जा सकता हूं। अरे सर, इतना लेकिन मत कीजिए, साजिद ने हंसते हुए कहा। अरुण ने अमित की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो तुम्हें मिलवाता हूं, ये मेरे दोस्त अमित हैं, ये हावड़ा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन हैं। नमस्ते सर, मैं साजिद हूं। आपकी चर्चा मैंने अरुण सर से पहले भी सुनी है। आप तो काल्पनिक प्राणियों पर शोध करते हैं, मुझे भी ये विषय बड़ा दिलचस्प लगता है। वाह, तो देखो अरुण, मुझे एक और साथी मिल गया, अब तो मजा आएगा, लेकिन अभी तो भूख से पेट चिल्ला रहा है। अमित ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। साजिद हंसते हुए बोला, हाँ हाँ चलिए, बाहर टोटो छोटी गाड़ी खड़ी है, घर पर मां ने खाना तैयार कर रखा है, तुम्हारी इस खाने की आदत कभी नहीं बदलेगी। अरुण ने अमित की ओर गुस्से में घूरते हुए कहा। उस रात साजिद के घर पर चिकन और रोटी के साथ शानदार दावत हुई। समझ लो साजिद, लंबे समय के बाद ऐसा स्वादिष्ट चिकन का झोल करी खाया है, दिल खुश हो गया। अमित ने एक बड़ी डकार लेते हुए कहा। अरुण ने चिढ़कर कहा, तुम यहां खाने आए हो या नरपिशाच की खोज करने? खुद को बड़ा खोज करता बताते हो और अब खाने में उलझे हो। अरुण की चिढ़ देख अमित थोड़ा गंभीर हो गया। साजिद ने उत्सुकता से पूछा, नरपिशाच की बात कर रहे थे सर? अरुण ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो यार, कागजों में क्या क्या छपता रहता है आनंदपुर गांव के बारे में। इसी पर आधारित होकर ये मेरा दोस्त पिछले 200 सालों का इतिहास खंगाल रहा है। सुना है कि इस जंगल में पहले भी इंसानों पर हमले हुए हैं। ये मानता है कि जंगल में कोई नरपिशाच है, सब बकवास है। मेरा असल मकसद तो हजारद्वारी के इतिहास को फिर से समझना है, लेकिन अमित यहां नरपिशाच की खोज करने आया है। अरुण हंस पड़ा। साजिद थोड़ा गंभीर होकर बोला, अमित सर ने जो कहा वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। उस जंगल के बारे में कई कहानियां हैं। अरे आखिर तुम भी? मैं तो तुम्हें तर्क संगत सोच रखने वाला लड़का मानता था। अरुण ने हैरानी से कहा, सर मैं नरपिशाच की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन उस जंगल में कुछ तो अजीब है। मेरे दादाजी ने भी बताया था कि उस जंगल के बारे में सैकड़ों सालों से कहानियां हैं। पहले तो जंगल का क्षेत्र और बड़ा हुआ करता था, अब उसका आकार काफी छोटा हो गया है। अमित तुरंत बोला, अरे इतिहास को छोड़ो, अभी हाल ही में हुई मौत का क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो साफ लिखा है कि किसी अज्ञात प्राणी के हमले से मौत हुई है। पुलिस भी अब तक कुछ नहीं कर पाई। साजिद ने हैरान होकर कहा, सर मौत एक नहीं दो हैं। अमित चौंक कर बोला, क्या कह रहे हो? अखबार में तो एक ही मौत की खबर थी। अखबार वाले भी अपने हिसाब से छापते हैं। आनंदपुर गांव से 5 किलोमीटर दूर एक शराबी जो नशे की हालत में उस जंगल में घुस गया था, दोपहर से गायब है। पुलिस अब जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर रही। मान लिया गया है कि उसका भी वही हश्र हुआ होगा। अरुण अब गंभीर होते हुए बोला, तो मामला और रहस्यमय हो गया है? अमित ने फिर गंभीरता से कहा, मेरा मानना है कि उस जंगल में नरक का द्वार है। साजिद ने चौंक कर पूछा, नरक का द्वार मतलब? अरुण हंसते हुए बोला, मतलब यह कि चिकन खाकर अमित के पेट में गर्मी हो गई है। अमित गुस्से में बोला, अरे ये मजाक मत कर। तुम जानते हो कि इस दुनिया में 7 नरक द्वार है जिन्हें 7 गेट्स ऑफ हेल कहते हैं। बहुत से विद्वानों ने इनका जिक्र किया है। इस धरती के नीचे एक और दुनिया है जो बहुत भयानक है। वहां की आग कभी नहीं बुझती, हर वक्त चीख पुकार मची रहती है। कहा जाता है कि नरपिशाच वहीं से आते हैं और इंसानों की आत्माओं को खींचकर नरक में ले जाते हैं। सभी धर्मों में इसका जिक्र है। साजिद ने बड़े बड़े आंखों से कहा, सुनकर ही डर लग रहा है सर। अरुण ने कहा, अब कल्पनाओं को छोड़ो और सो जाओ। कल सुबह हमें हजारद्वारी के लिए निकलना है। उसके बाद वे सोने चले गए। अगली सुबह जब वे हजारद्वारी से लौट रहे थे, अरुण ने अमित से पूछा, तो बताओ 1000 दरवाजों में से कितने नकली हैं? कुछ देर सोचना के बाद अमित ने कहा, अरे यार भूल गया। साजिद तुरंत बोला, सर
100 दरवाजे नकली हैं। शाबाश अमित, इतिहास की पढ़ाई ठीक से करो, बहुत कुछ जानने को है, अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया और साजिद से पूछा, भाई आनंदपुर का जंगल यहां से कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं, केवल 22 किलोमीटर। चलिए घूम आते हैं, साजिद ने उत्साह से कहा। आनंदपुर पहुंचते ही वे जंगल की ओर चल पड़े। अचानक एक भयानक गर्जना सुनाई दी जिसने चारों ओर की हवा को हिला दिया। जंगल से ऐसी आवाज आ रही थी जो किसी भी जात प्राणी की आवाज से मेल नहीं खाती थी। अमित, अरुण और साजिद का दिल उस भयानक गर्जना से दहल उठा। उनकी हिम्मत मानो जवाब दे रही थी। हर तरफ खामोशी छा गई थी, जैसे खुद जंगल भी इस आवाज से डर गया हो। वे तीनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे जानना चाह रहे हों कि आगे क्या करना चाहिए। ये आवाज किसी जानवर की नहीं हो सकती, अमित कांपते हुए बोला। हमने कुछ बहुत बुरा जगा दिया है। साजिद ने अपने आसपास देखा, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। यहां से वापस चलें सर, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मैंने सुना है कि इस जंगल में घुसने वाले कभी वापस नहीं लौटते। अमित की जिज्ञासा अब भी उसे काबू में रख रही थी, लेकिन अरुण का चेहरा सफेद हो चुका था। अमित, पागलपन मत करो, चलो वापस चलते हैं। अचानक जंगल के घने हिस्से से पेड़ों की शाखाएं चरमराने की आवाज आने लगी, जैसे कोई विशाल आकृति उनकी ओर बढ़ रही हो। साजिद ने कांपती आवाज में कहा, हमें जाना चाहिए, अभी के अभी। अमित अपनी बहादुरी और जिज्ञासा के बावजूद अब अंदर से टूट रहा था। वह समझ गया था कि अब खतरा उनके सर पर है। ठीक है, चलो भागते हैं, वह चिल्लाया। तीनों भागने लगे, लेकिन उनके कदम भारी पड़ रहे थे, जैसे जमीन खुद उन्हें पीछे खींच रही हो। जैसे ही वे भागने लगे, पीछे से किसी के पैरों की आवाज गूंजने लगी, भारी और डरावनी। एक बार मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वे अंधेरे में भागते जा रहे थे, रास्ता भूल चुके थे। लेकिन भागते भागते वे अचानक जंगल के एक हिस्से में फंस गए, जहां चारों तरफ पेड़ों की ऊंची शाखाएं और कांटों से घिरे झाड़ियां थीं। साजिद ने घबराकर कहा, हम अब बाहर नहीं निकल सकते। तभी सामने से एक गहरी दहाड़ जैसी आवाज फिर गूंजी। पेड़ों के बीच से एक विकराल छाया उभरी। वह आकृति मानवीय नहीं थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे आग की लपटें हों। उसकी भयानक शक्ल और विशाल कद ने उन्हें जड़ कर दिया। वो कुछ नहीं था, बल्कि वही नरपिशाच था जिसके बारे में साजिद और गांव वाले बातें कर रहे थे। नरपिशाच की लंबी बेजान भुजाएं उनके सामने फैल गईं। अमित की आवाज घुट गई, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और अरुण ने साजिद का हाथ कसकर पकड़ा। नरपिशाच ने अचानक एक विकराल चीख मारी, जिससे आसमान हिल गया। वह सीधे अमित की तरफ लपका, लेकिन उसी क्षण साजिद ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे जान बचाने के लिए नरपिशाच की ओर फेंक दिया। पत्थर नरपिशाच को छूते ही आग की तरह चमकने लगा। नरपिशाच पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी चीखें और ज्यादा भयानक होती जा रही थीं। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। इसी दौरान अचानक से आसमान में बिजली कड़की और जमीन पर एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा। पेड़ गिरते ही जंगल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। नरपिशाच की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और वह जंगल की गहराई में गायब हो गया। तीनों ने हांफते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर और राहत दोनों साफ झलक रहे थे। यह किसी तरह से बच जाने का एहसास था, पर जंगल का अंधेरा अब भी घना था और उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा टल चुका है या नहीं। अरुण ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, वरना हम कभी नहीं बच पाएंगे। वे तीनों हड़बड़ाते हुए उस दिशा में दौड़ पड़े जहां से वे आए थे, और इस बार वे रुके नहीं जब तक कि वे जंगल से बाहर नहीं आ गए। परंतु उनकी आंखों में अब भी वह भयानक दृश्य बसा हुआ था। नरपिशाच की ज्वलंत आंखें और उसकी आखिरी चीख जो हमेशा उनके कानों में गूंजती रहेगी। उनके पीछे उस गहरे काले जंगल में कहीं दूर नरपिशाच की एक हल्की मगर डरावनी हंसी अब भी सुनाई दे रही थी। अमित, अरुण और साजिद जैसे तैसे जंगल से बाहर निकले। उनके दिलों में अब भी नरपिशाच की भयानक चीखें गूंज रही थीं।
वे तीनों समझ चुके थे कि अब इस भयानक शक्ति का सामना करना उनके बस की बात नहीं। गांव लौटते ही वे सीधे गांव के सबसे अनुभवी तांत्रिक बाबा श्यामनाथ के पास पहुंचे। बाबा श्यामनाथ को सुनकर भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे पहले से इस नरपिशाच के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि यह एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली आत्मा थी। परंतु इस बार हालात अलग थे। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। यह नरपिशाच अब इस भूमि पर और तबाही नहीं मचा सकता। तांत्रिक ने उन्हें निर्देश दिया कि वे जंगल के उस पुराने मंदिर में लौटें जहां नरपिशाच का असली वास है। अमित और उसके दोस्त घबराए हुए थे, लेकिन उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं था। तांत्रिक ने अपने साथ कुछ खास तांत्रिक औजार, मंत्रों से पवित्र की गई राख और एक विशेष त्रिशूल लिया। रात के अंधेरे में चारों उस भयानक जंगल की ओर बढ़े। हवा में अब भी अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर घूम रही हो। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज जंगल की सन्नाटे को चीर रही थी। तभी पेड़ों के बीच से एक भारी आहट हुई और नरपिशाच की डरावनी छाया फिर से सामने आ गई। इस बार उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थीं, जैसे वह उनके खून का प्यासा हो। नरपिशाच एक जोरदार गर्जना के साथ तांत्रिक की ओर बढ़ा, लेकिन बाबा श्यामनाथ ने त्रिशूल उठाकर उसे रोक दिया। तांत्रिक ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही वह राख नरपिशाच पर फेंकी, उसका शरीर तड़पने लगा। नरपिशाच चीखें मारने लगा, जैसे उसकी आत्मा जल रही हो। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और उसकी आकृति धीमे धीमे गायब होने लगी। तांत्रिक ने त्रिशूल को जमीन में गाड़कर अंतिम मंत्र पढ़ा। नरपिशाच जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरह से राख में बदल गया। तांत्रिक ने आखिरी बार त्रिशूल उठाकर उसे नरपिशाच की राख पर रखा और उस क्षण एक जोरदार बिजली कड़क उठी। नरपिशाच हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जंगल में फिर से शांति लौट आई थी। अमित, अरुण और साजिद ने राहत की सांस ली। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वे इस भयानक नरपिशाच से बच निकले हैं। तांत्रिक बाबा ने धीरे से कहा, ये आत्माएं तभी तक शक्तिशाली होती हैं जब तक इन्हें डर से ताकत मिलती है। अब ये बुराई हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। वे तीनों गांव की ओर लौट गए, लेकिन उनके दिलों में अब भी वो रात और नरपिशाच की आखिरी चीख हमेशा के लिए बसी रहेगी। तो क्या आपने महसूस किया वो खौफ? क्या आपको भी नरपिशाच की चीखें सुनाई दी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन सके। और हमारी अगली भूतिया कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको डर से भरी हर नई कहानी सबसे पहले मिले।